Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 12th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से, विच इज़ अबाउट मुल्ला पेरियार डैम. वेल, मुल्ला पेरियार डैम इट इज़ सिचुएटेड इन केरला. ये जो डैम है ये केरला में है, लेकिन इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु. केरला और तमिलनाडु के बीच में इस डैम को लेकर काफ़ी बार तकरार हुए हैं, जिसको लेकर ये दोनों स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती हैं. Basically, this entire topic even relates to the interstate water dispute. तो पहले हम मुल्ला पेरियार डैम इशू का बैकग्राउंड समझते हैं, बेसिक समझते हैं कि ये पूरा का पूरा इशू क्यों है, एंड देन वी विल सी कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. तो सबसे पहले मुल्ला पेरियार डैम की लोकेशन को क्लियर करते हैं. याद रखेंगे मुल्ला पेरियार डैम केरला में सिचुएटेड है, एंड दैट टू केरला के अंदर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पे आपको ये डैम मिल जाएगा. नाउ ये डैम कहाँ पे बनाया गया है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स. यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, कन्फ्लुएंस होता है. कौन कौन सी? वन इज़ पेरियार रिवर एंड द अदर वन इज़ मुल्लायार रिवर. तो दो नदियाँ पेरियार एंड मुल्लायार, इसीलिए देखिए दोनों का नाम मिलाकर इस डैम का नाम बन गया है मुल्ला पेरियार, क्योंकि यहाँ पे मुल्लायार और पेरियार रिवर्स का कन्फ्लुएंस होता है. क्लियर? और काफ़ी पुराना डैम है ये. इट्स नियरली 123 ईयर ओल्ड डैम, एंड इसकी हाइट की अगर हम बात करें इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 53 मीटर्स, और लेंथ की अगर बात करें तो ये कुछ 365 मीटर्स की लेंथ में सिचुएटेड है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है, ऑल्दो दिस डैम इज़ लोकेटेड इन केरला, केरला में प्रेजेंट है, बट इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. इस डैम का ऑपरेशन, इसकी मैनेजमेंट सब किसके पास है? तमिलनाडु के पास है. तमिलनाडु के लिए भी ये डैम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगी पेरियार रिवर. पेरियार रिवर इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला. याद रखेंगे इसे केरला की लाइफ लाइन भी कहते हैं. तो आज आपने अपनी एटलस में जाकर पेरियार रिवर को मार्क करना है. यू विल सी कि ये वेस्टवर्ड रिवर है एंड इट विल अल्टीमेटली गो एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी. ठीक है जी. नाउ लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक पेरेनियल रिवर है, इसमें सारा साल वाटर रहता है और ये कंटिन्यूसली पूरा साल फ्लो करती है. यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में हमारे पास शिवागिरी हिल्स हैं. शिवागिरी हिल्स से हमारी जो पेरियार रिवर है वो ओरिजिनेट करती है एंड वेस्टवर्ड मूव करते करते अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है. नाउ इस मुल्ला पेरियार डैम के थ्रू बेसिकली होता क्या है? इस डैम की हेल्प से मुल्ला पेरियार, यहाँ पे जो दोनों रिवर्स का जब कन्फ्लुएंस हो चुका है, बेसिकली मुल्लायार रिवर जब आकर पेरियार रिवर में मिल चुकी है, तो उसके बाद इस डैम के थ्रू इस वाटर को डाइवर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड एरिया. ये ईस्ट की तरफ इस वाटर को डाइवर्ट किया जाता है ताकि तमिलनाडु का ये जो रेन शैडो एरिया है, यहाँ पे मेनली 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं तमिलनाडु की. फॉर एग्जांपल थेनी, मदुराई, दिंडीगुल, शिवगंगा, रामनाथपुरम, ये 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु की, जिनकी वाटर डिमांड्स को पूरा करने के लिए यहाँ से मुल्ला पेरियार डैम से वाटर को ईस्टवर्ड डाइवर्ट किया जाता है. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर तमिलनाडु एज वेल. एंड अगर हम इस डैम की भी हिस्ट्री देखें तो एक लीज एग्रीमेंट हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिसकी वजह से इस डैम के जो ऑपरेशनल राइट्स थे वो तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दिए गए थे. तो मुल्ला पेरियार डैम इशू में सोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही है, बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि डैम केरला में है, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल राइट्स हैं वो तमिलनाडु के पास हैं. ना अगर हम मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट की बात करें तो जो डिस्प्यूट है दैट इज़ मेनली ऑन द कंट्रोल एंड सेफ्टी इश्यूज ऑफ डैम. डैम के जो सेफ्टी इशू है इसको लेकर बड़ी हमें फ्रिक्शन देखने के लिए मिलती है बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला. ना सेफ्टी इशू क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मुल्ला पेरियार डैम है
इट इज़ सिचुएटेड इन सेस्मिकली एक्टिव एरिया। ये ऐसे एरिया में है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये सेस्मिकली एक्टिव एरिया में सिचुएटेड है एंड देयरफॉर इट फेसेस द रिस्क ऑफ फेलियर। नाउ इसी इशू को लेकर लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को वार्न भी किया था दैट दे आर फेलिंग अगेन एंड अगेन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन रूल कर्व फॉर डैम। यहाँ पे रूल कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी डैम से कितना एक्सेस वाटर डिस्चार्ज करना चाहिए, इस पूरी चीज़ को लेकर एक रूल कर्व बनाया जाता है। तो दे आर सेइंग कि तमिलनाडु बार बार फेल हो रही है टू प्रोवाइड द रियल इन्फॉर्मेशन ऑन रूल कर्व। सो यहाँ पे जो रूल ऑफ कर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रूल कर्व या फिर रूल लेवल ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि कोई भी जो रिजर्वॉयर है इसमें कितना स्टोरेज या फिर कितना एम्प्टी स्पेस हमें मेंटेन करना है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है, वाटर लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो इस टाइम पे कितना स्टोरेज मेंटेन करना है या फिर कितने एक्सेस वाटर को रिमूव करना है, इन सब को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ कर्व। याद रखिएगा। तो इट डिसाइड्स द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल इन रिजर्वॉयर। साल भर में स्टोरेज लेवल किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय रूल ऑफ कर्व। ना इसी को लेकर जो डैम है, जो उसके गेट्स ओपन किए जाते हैं, तो जो गेट ओपनिंग शेड्यूल है वो भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, रूल कर्व पे बेस्ड होता है। तो कुल मिलाकर जो रूल कर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म ऑफ अ डैम। इट्स अ कोर सेफ्टी मैकेनिज्म, तो रूल ऑफ कर्व होना काफ़ी ज़रूरी है। ना इसको लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है केरला को कि केरला डिले कर रहा है इन द फाइनलाइजेशन ऑफ रूल कर्व, तो जिसकी वजह से कितना वाटर स्टोर करना है, कितना एक्सेस वाटर को रिमूव करना है, इसको लेकर अक्सर इशू चलता रहता है। तो इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू एडमिनिस्टर मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने एक सुपरवाइजरी कमेटी ऑलरेडी बना दी है विच इज़ एग्जामिनिंग द इशू ऑफ सेफ्टी ऑफ मुल्ला पेरियार डैम as well as the management of its water level. Supreme Court as such is not going to administer the daily, day-to-day management, day-to-day administration of Mulla Periyar Dam. इससे पहले भी जो हियरिंग हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने केरला और तमिलनाडु को ये कहा था कि बार बार हर छोटे छोटे इशू को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट मत पहुंचिए एंड बिहेव एज अ मैच्योर लिटिगेंट। आपस में बैठिए, एक कंसेंशुअल मैनर में डिसीजन लीजिए ताकि ये जो इशू है ये मैनेज हो सके। आगे बढ़ते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में केरला के एक रिचुअलिस्टिक डांस विच इज़ पेटा थुलाल, इस डांस को भी मेंशन किया गया है। पेटा थुलाल जो कि हर साल केरला के एरुमेली में परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ अ हिस्टोरिक एंड रिचुअलिस्टिक डांस एंड इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मंडलम एंड मकर विलाकू पीरियड। ना मंडलम एंड मकर विलाकू पीरियड मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दौरान इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ बेसिकली डन इन द प्रेज ऑफ, इन द स्लेइंग ऑफ लॉर्ड अयप्पा। लॉर्ड अयप्पा के जो डिवोटीज़ हैं वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स की तादाद में आते हैं एंड उनकी जो जॉयफुलनेस है, वो उनकी जो भक्ति है टुवर्ड्स लॉर्ड अयप्पा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ना जो पेटा थुलाल डांस है इसे मेनली दो जो ग्रुप्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। वन इज़ अम्बाला पूजा एंड द अनदर वन इज़ अलानगुडा। ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि मेनली पेटा थुलाल डांस को परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब आकर एक मणिमाला भगवती टेम्पल है, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे आकर आजी पूजा की जाती है फॉर अयप्पा ओनली। यहाँ पे हमारे लिए मणिमाला इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मणिमाला जो टेम्पल है इट इज़ सिचुएटेड ऑन मणिमलयार रिवर। मणिमलयार रिवर केरला के अंदर प्रेजेंट है विच इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ पंबा रिवर। जब भी हम केरला की रिवर्स की बात करते हैं तो केरला में पेरियार रिवर जो हमने अभी पीछे पढ़ी, उसके बाद आती है हमारी पंबा रिवर। तो पंबा रिवर की ट्रिब्यूटरी है मणिमलयार रिवर। यहाँ पे हम मणिमला रिवर की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। इस रिवर बैंक पे केरला के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस सिचुएटेड हैं जैसे कि एरुमेली है, मणिमला है, वेनिकुलम, कावियूर, मुडक्कायाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर केरला के मणिमला रिवर पे प्रेजेंट हैं। नाउ व्हाई आर वी मेंशनिंग दिस?
2019 में भी पेटाथुलाल डांस न्यूज़ में आता है, जब इस डांस के दौरान जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं, अगर वो केमिकल बेस्ड कलर हैं, उनको बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि केरला के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये पॉइंट किया था कि ये जो केमिकल कलर्स यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग पेटाथुलाल डांस, इसकी वजह से जो रिवर है उसके अंदर काफ़ी हजार्डस मेटल, फॉर एग्जांपल लेड, आर्सेनिक, कार्डमियम, ये सब इंसर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं और साथ ही में वाटर को पोल्यूट करने के साथ साथ ये सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं एंड दे कैन ऑल्सो कॉज सम स्किन ट्रबल्स एज वेल। तो इसके चलते पेटाथुलाल पहले भी न्यूज़ में आया था जब केरला स्टेट गवर्नमेंट ने केमिकल कलर्स को बैन कर दिया गया था एंड इसके बाद ऑर्गेनिक वैरायटी के जो कलर्स हैं हाउएवर उनका जो यूज़ है उसे परमिट किया गया था। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जो पेटाथुलाल डांस है ये एक ऐसी नदी के किनारे करवाया जा रहा है विच इज़ कॉल्ड एज मनीमला रिवर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी सिटीज़ ऑफ केरला। तो ये बेसिकली हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो याद रखेंगे पेटाथुलाल एक डांस है जो कि कहाँ पे कनेक्ट होता है, केरला में करवाया जाता है एंड देन अगर हम इसको ज्योग्राफी से लिंक करें तो पास में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है विच इज़ मनीमलार रिवर। आज के आज आपने केरला का डिटेल मैप ओपन करना है और उसमें पेरियार रिवर और पंबा रिवर, इन दोनों को वहाँ पे नोट करना है, मार्क करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में है। ये पासपोर्ट इंडेक्स एक दुनिया भर का सबसे पावरफुल पासपोर्ट रिपोर्ट है जिसके अंदर तकरीबन 199 डिफरेंट कंट्रीज़ के पासपोर्ट को रैंक किया जाता है। उनकी पासपोर्ट की पावर कितनी है उस हिसाब से उनको रैंक किया जाता है ना। पासपोर्ट की पावर मतलब सपोज यू आर होल्डिंग द पासपोर्ट ऑफ इंडिया और ऐसी कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे हम विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी प्रायर वीज़ा हम जिन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, उस हिसाब से हमारी पासपोर्ट की पावर आती है और उसको रैंकिंग दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया फ़िलहाल 60 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं एंड वी डू नॉट नीड एनी प्रायर वीज़ा, तो हमारी पावर ये है। लेकिन अगर लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट जापान, तो जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया भर में 191 ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, 191 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जापान के लोग जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम जापान और इंडिया को कंपेयर करें तो किसकी पासपोर्ट की पावर ज़्यादा हो गई? जापान की पासपोर्ट की पावर ज़्यादा है, क्योंकि जापान से आप 191 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पावर कि वो कितने कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा जाएंगे ना। इसको लेकर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इंडिया का 2021 में जो रैंक था दैट वाज 90th रैंक। ये इम्प्रूव हो चुका है और अब इंडिया 83rd रैंक पे पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स। और याद रखिएगा इंडिया अपनी पोजीशन 3 कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रहा है और ये तीनों के तीनों जो कंट्रीज़ हैं दे आर अफ्रीकन कंट्रीज़। वन इज़ साओ टोम एंड प्रिंसिप। बिल्कुल आप अगर अफ्रीका का मैप ओपन करेंगे तो वहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया, इसके बिल्कुल वेस्ट में आपको ये आइलैंड नेशन मिलेगा विच इज़ साओ टोम एंड प्रिंसिप। देन आपके सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपको रवांडा और युगांडा, ये 2 कंट्रीज़ मिलेंगे। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, साओ टोम प्रिंसिप, रवांडा एंड युगांडा। इन तीनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना ये जो रैंक है 83rd पोजीशन जो है इसे शेयर कर रहा है। ये जो हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो डाटा है उसको लेकर इस पूरी रैंकिंग को बेस किया जाता है। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इट मेंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट डाटाबेस ऑफ ट्रैवल इंफॉर्मेशन। तो ट्रैवल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सबसे एक्यूरेट आपको मिलेगी फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इस रिपोर्ट में इवन ये भी मेंशन किया गया है 2006 जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था तब अगर हम ऑन एवरेज निकालें तो देयर वर टोटल 57 कंट्रीज़ जहाँ पे हम वीज़ा फ्री जा सकते थे अगर हम वर्ल्ड को एज एन एवरेज निकाल के चलें। लेकिन जो कि इंक्रीज़ हो चुका है, टुडे दिस नंबर हैज़ इंक्रीज टू 107।
लेकिन ये नंबर हाउएवर इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ डिस्पैरिटी भी इंक्रीज़ हो चुकी है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ मतलब अगर आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करें और उसको कॉन्ट्रेरी देखें विद अफ्रीका एंड एशिया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो डिस्पैरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। यू कैन सी जापान इस वक्त 191 कंट्रीज़ में जा सकता है वीज़ा फ्री, और वेयर एज इंडिया जो कि एशिया में प्रेजेंट है वो 60 कंट्रीज़ में जा सकता है। सो हाउएवर एवरेज जो है इंडिविजुअल की वो इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वली बढ़ा है इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो नंबर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये जो एवरेज है ये बढ़ गई, लेकिन जो डिस्पैरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। ना इस पूरी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती है ताकि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे हम वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा के थ्रू ट्रैवल कर सकें, उन्हें लगातार हम इंक्रीज़ करते रहते हैं। अब इंडिया में टोटल 60 हो गए। ओमान और आर्मीनिया ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको रिसेंटली ऐड किया गया था, जहाँ पे हम वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। ना अगर हम 2006 की बात करें, जब से ये पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ है, 2006 से लेकर अब तक 2022 तक इंडिया ने टोटल 35 डेस्टिनेशंस ऐड किए हैं जहाँ पे हम वीज़ा फ्री जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट भी लगातार ये ऐसे डिसीजंस लेती है, ऐसे एफर्ट्स लेती है ताकि जो हमारी वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी और लिबरलाइज हो सकें और हमें थोड़े से ईजियर नॉर्म्स मिल सकें। कुछ बायलेटरल मीटिंग्स होती हैं, फोरम्स होते हैं जिसके थ्रू ये डिसीजंस लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के बारे में है। इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का एक एडवांस्ड वेरिएंट विच इज़ C2C वेरिएंट, इसे टेस्ट फायर किया फ्रॉम INS विशाखापट्टनम, और ये जो टेस्ट फायरिंग थी ये सक्सेसफुल रही, जिसने हमारी जो शिप कम्बैट सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी को सर्टिफाई कर दिया और साथ ही में इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ में न्यू पावर्स ऐड कर दी। इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल से 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। We need to know more about BrahMos, we need to know what is MTCR and also INS विशाखापट्टनम। तो ये 3 चीज़ें इस पूरे आर्टिकल से इंपॉर्टेंट निकलती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले ब्रह्मोस की बात करते हैं। ब्रह्मोस जो कि इंडिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बेसिकली इसे डेवलप किया गया है एज अ जॉइंट वेंचर। इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस को डेवलप किया है। इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड रशिया की तरफ से NPOM, दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस को डेवलप किया है ना। इसीलिए अगर हम ब्रह्मोस का नाम देखें, इसका जो नेम है ये इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्रा और रशिया की रिवर मॉस्कोवा, इन दोनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस ना। अगर हम ब्रह्मोस की फंक्शनिंग की बात करें, सबसे पहले इट इज़ अ 2 स्टेज सिस्टम, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन यूज़ होता है और सेकंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट यूज़ होता है। सो इट्स अ 2 स्टेज एयर टू सरफेस मिसाइल, और इसकी जो इनिशियल फ्लाइट रेंज थी दैट वाज 300 किलोमीटर। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इनिशियल फ्लाइट रेंज, 2016 में इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम MTCR के अंदर एंटर हो जाता है, और जैसे ही इंडिया MTCR क्लब का पार्ट बनता है, इंडिया ने इस मिसाइल की जो रेंज है इसे एक्सटेंड कर दिया है टू रीच 450 to 600 किलोमीटर, जबकि पहले MTCR का मेंबर ना बनने से पहले जो रेंज थी इसे 300 किलोमीटर पे क्लब किया गया था, लेकिन MTCR का मेंबर बनने के बाद इस रेंज को इंक्रीज़ कर दिया गया। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। इसका मतलब कि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, लैंड, एयर, सी, इन तीनों प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ मिसाइल के साथ इनको लॉन्च किया जा सकता है, और ब्रह्मोस डे और नाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर कंडीशंस ब्रह्मोस को लॉन्च किया जा सकता है, और ये जो एक्यूरेसी देती है इट्स ऑफ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ब्रह्मोस ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। इसका मतलब एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया, फिर आपको लॉन्च के बाद इसको फर्दर गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट वर्क्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल।
दूसरी चीज़, इसका नाम ही ये बता रहा है सुपरसोनिक, इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ 3 times मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमारी क्रूज मिसाइल है ना। बाकी सब तो हमें समझ में आ गया। MTCR क्या है? ऐसा क्या है MTCR में कि जैसे ही इंडिया MTCR में एंटर होता है हमारी जो रेंज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज MTCR। सो MTCR की अगर हम बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये एक तरीके का मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। व्हाट इज़ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम? अक्सर न्यूज़ में रहता है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वसेनार एग्रीमेंट, MTCR, ये एक तरीके के मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं। बेसिकली इनका एम है टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे वेपन जो कि आगे चलकर मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, इनकी प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना। ये अपने आप में वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें जो मेजर सप्लायर कंट्रीज़ हैं वो आपस में आकर कॉपरेट करते हैं और कहते हैं कि हम ये जो टेक्नोलॉजी है जो मिलिट्री और या फिर डुअल यूज़ के लिए जो यूज़ की जाती है इसे प्रोलिफरेट होने नहीं देंगे। तो NSG, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार एग्रीमेंट, MTCR ये इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं ना। इंडिया इनमें से किसका पार्ट है? इंडिया इज़ पार्ट ऑफ MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक तरीके की इनफॉर्मल और वॉलेंट्री पार्टनरशिप है बिटवीन 35 कंट्रीज़। कुल 35 कंट्रीज़ हैं जो कि MTCR के मेंबर हैं और इनका मेन एम यही है टू प्रिवेंट द मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। मिसाइल और जो हमारी अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है जो कि जिसमें 500 kg का पेलोड आ सकता है एंड कैन गो मोर देन 300 किलोमीटर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेट होने नहीं देना। सो MTCR बेसिकली 1987 में इस्टेब्लिश की थी और मेनली इसमें G7 कंट्रीज़ USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, इन G7 कंट्रीज़ ने मिलकर MTCR को इस्टेब्लिश किया था। 1992 में इस रिजीम को एक्सटेंड किया गया और इसके अंदर मिसाइल्स फॉर डिलीवरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बी इट न्यूक्लियर, बी इट केमिकल, बी इट बायोलॉजिकल वेपन, इन तीनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। याद रखें ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ये एक तरीके से जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो कंसेंसस पे आकर डिसीजन लेते हैं। और हम इसको ये इस तरह से भी देख सकते हैं, वी हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, जिसको हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। सो ये जो हमारे एफर्ट्स हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसकी टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट ना हो सके, इट हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड बाय द हेग कोड ऑफ कंडक्ट। इसको भी 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका भी मेन एम यही है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी प्रोलिफरेशन को रोकना है। और 2002 में इसको 136 UN मेंबर्स के साथ इसे इस्टेब्लिश किया गया था और उस इस्टेब्लिशमेंट में इंडिया भी इसका हिस्सा था। नाउ MTCR में टोटल 35 मेंबर्स हैं और इसका जो 35th मेंबर है वो इंडिया है। इंडिया जो कि 2016 में MTCR को ज्वाइन करता है और साथ ही में जो हेग कोड ऑफ कंडक्ट है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी एग्री करता है। तो इसने इंडिया की एक जिसे कहते हैं ना पिक्चर ऑफ हैविंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, इस पिक्चर को काफ़ी इम्प्रूव किया है, स्ट्रेंथन किया है। और कहा जा रहा है कि इंडिया की जो मेंबरशिप अप्लाई की गई है फॉर NSG, उसके अंदर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाउ MTCR मेंबर बनने के फ़ायदे क्या हैं? नाउ इंडिया कैन प्रोक्योर हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये एंड कैन रन जॉइंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विद अदर कंट्रीज़। तो पहले ये नहीं कर सकते थे, लेकिन MTCR का मेंबर बनने के बाद अब हम हाई एंड टेक्नोलॉजी मिसाइल डेवलप कर सकते हैं और जॉइंटली दूसरी कंट्री से मिलकर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बना सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 2, इसकी प्रोक्योरमेंट इजराइल से हो रही है। सिमिलरली US के मिलिट्री ड्रोन एवेंजर्स, हम वहाँ से इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। सो इंडिया जब से इस रिजीम का मेंबर बना है, ऑल्दो इट हैज़ सम ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है अबाउट मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, आप उस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते।
जो दूसरे मेंबर हैं MTCR के, यू हैव टू कंसल्ट द अदर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एनी MTCR आइटम। कोई भी ऐसी आइटम जो कि मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, उसके एक्सपोर्ट के केस में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर ये जो ट्रेड है वो ऐसे पार्टनर के साथ हो रहा है जो कि MTCR का मेंबर नहीं है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, लेकिन साथ ही में काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, जिसकी पहले हमारी जो रेंज थी वो 300 के आसपास थी, लेकिन MTCR का मेंबर बनने के बाद इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू 650 किलोमीटर्स, राइट। यहीं पे नोट कीजिएगा, चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने वर्बली ये प्लेज किया है कि जो गाइडलाइंस हैं MTCR के और जो हमारे जो एक्सपोर्ट रिजीम्स हैं, ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, बट एज सच चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम को हम डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली नवंबर 2021 में इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में एट द नेवल डॉकयार्ड ऑफ मुंबई। तो इसीलिए हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से INS विशाखापट्टनम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। INS विशाखापट्टनम को डिज़ाइन किया गया है एट द डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। ये इंडियन नेवी का इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन ही है। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट इट इज़ फर्स्ट ऑफ द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। हमारा प्रोजेक्ट 15B चल रहा है, जिसके अंदर वी वांट टू इंडिजीनियसली बिल्ड द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। प्रोजेक्ट 15B काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बेसिकली इट इज़ अराउंड 35,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका मेन एम यही है टू मेक 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। 4 हमें स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने हैं, जिनमें से एक INS विशाखापट्टनम बन चुका है और इंडियन नेवी के अंदर कमीशन भी हो चुका है। बाकी के जो 3 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनको प्लान किया गया है दैट दे विल बी कमीशन बिटवीन 2023 एंड 2025। इन शिप्स को भी डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन न्यू दिल्ली में ही डिज़ाइन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट 15B शिप्स हैं, they will have feature cutting edge advanced technology as compared to world's best ships जो कहीं पे भी अवेलेबल हैं, उनके लेवल का एडवांस टेक्नोलॉजी की इन शिप्स को बिल्ड किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इनमें स्टेल्थ फीचर्स ऐड किए जाएंगे, जिनकी वजह से इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये की जा रही है कि इनका जो हुल है उसे शेप किया जा रहा है, ताकि जब रडार इनको डिटेक्ट करे तो ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट डेक फिटिंग के साथ आता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज INS विक्रांत इस प्रोजेक्ट 15 का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इट इज़ इक्विप्ड टू फाइट अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा INS विशाखापट्टनम है, इट इज़ प्रोपेल्ड बाय अ कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन। मतलब इसके अंदर 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइंस हैं, जिसकी वजह से इवन 30 नॉट्स की जो स्पीड है वो INS विशाखापट्टनम अटेन कर सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की इसके साथ जो रीच है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है, वो सब बढ़ चुकी है। और जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, उसके अंदर जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं, उन सबको डील करने के लिए INS विशाखापट्टनम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि हमारे UPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.